जी लिमिटेड की बैलेंस शीट आपको दी हुई है 31 मार्च 2014 को, और उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। असेट साइड में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन एंड करंट असेट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें सबसे पहले 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14। 5 साल के प्रॉफिट हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और इन 5 सालों के प्रॉफिट में जो सबसे पहले जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2009-10 का, ये जो प्रॉफिट है ये आ रहा है 20,000 का लॉस। ये प्रॉफिट नहीं, लॉस है। और ये 2009-10 में लॉस इसलिए हुआ था क्योंकि उस ईयर में हड़ताल हो गई थी, स्ट्राइक। और वो स्ट्राइक जो थी वो एक लंबी स्ट्राइक थी। एक तो होता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की स्ट्राइक, एक होता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की स्ट्राइक। तो 2009-10 में क्या हुआ था कि जो कंपनी है जी लिमिटेड, वहां पर स्ट्राइक हो गई थी। इसी वजह से प्रोडक्शन वगैरह नहीं हुआ होगा और वहां पर लॉस हो गया। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में हमें इनकम टैक्स की रेट के बारे में बता रखा है कि अभी तक इनकम टैक्स 30% की रेट से लग रहा था, लेकिन अब 1 अप्रैल 2014 से, मतलब जब हम यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तब टैक्स यहाँ पर 40% होने की संभावना है। मतलब टैक्स के रेट में परिवर्तन हो गया, चेंज इन टैक्स रेट, चेंज इन टैक्स रेट। थर्ड नंबर पॉइंट में दिया हुआ है 10-11, 11-12 में कंपनी ने 10% की रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। 2010-11 और 2011-12 में कंपनी ने 10% की रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। 2012-13 और 13-14 में कंपनी ने 15% की रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। ये एक इन्फॉर्मेशन है। अब हमको ये देखना है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारा किस कैलकुलेशन में काम आएगी, वो देखते हैं। 31 मार्च 2014 को एक शेयर की मार्केट प्राइस आपको दे रखी है 125 रुपए। मार्केट प्राइस पर शेयर 125। पॉइंट नंबर 4 में एक इंफॉर्मेशन हमारे पास में है कि अभी तक जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट में से 24,000 रुपीज मैनेजर रेम्युनरेशन के माइनस कर रही थी, प्रबंधक की पारिश्रमिक के खर्चा है। लेकिन अब ये फ्यूचर में 36,000 रुपये होने की संभावना है। मतलब एक एक्सपेंडिचर जो अभी तक 24,000 का था, वो एक्सपेंडिचर 31 मार्च 2014 के बाद, मतलब फ्यूचर में वो 36,000 रुपये होने की संभावना हो गई। प्रॉफिट के ऊपर क्या असर होगा इसको भी हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, कंपनी ने क्या किया, अभी 31 मार्च 2014 को किसी के साथ, किसी की दूसरी कंपनी के साथ में एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट से कंपनी को अगले 5 साल तक 25,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। अभी तक नहीं मिल रहा था, अब आगे मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एट 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए, क्वेश्चन को हमने पूरा रीड किया, उसको पूरा पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा हमारी स्टेप यहाँ पर फिक्स होती है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करेंगे क्या हमें क्वेश्चन के अंदर 4 से लेके 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। हमें 4 से लेके 5 साल की प्रॉफिट दे रखे हैं, तो फिर हम एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद फिर एवरेज या वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, और फिर हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम सबसे पहले हमको 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको एक अजम्पशन लेना है, एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको समझना है। इन 5 साल के प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मल नेचर की इनकम या फिर एबनॉर्मल नेचर का लॉस होता है, तो उसको हम स्टेप नंबर फर्स्ट में एडजस्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन यदि कोई ईयर पूरे साल भर अगर वो एबनॉर्मल नेचर का रहता है, जैसे अगर मैं बात करूं 2009-10 में
हमें ये तो मालूम है कि कोई एबनॉर्मल घटना हुई थी, हड़ताल, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हड़ताल, ये स्ट्राइक बहुत लंबी चली। इसका मतलब ये जो 2009-10 का वर्ष है, इसके अंदर हम किसी प्रकार का समायोजन कर नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा ईयर ही क्या है, एबनॉर्मल नेचर का। तो यदि कोई ईयर एबनॉर्मल नेचर का, मतलब कहने का मतलब उस ईयर में कोई नॉर्मल ट्रांजैक्शन हुए ही नहीं हड़ताल की वजह से, तो फिर उसको हम गुडविल का कैलकुलेशन करते समय हम उसको यहाँ पर काम में नहीं लेंगे, ध्यान में नहीं रखेंगे, कंसिडर्ड नहीं करेंगे। तो इन द ईयर 2009-10 देयर वाज लॉस टू द कंपनी बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल रीजन, मतलब ये पूरा ईयर ही क्या बन चुका है, एबनॉर्मल। अगर एक दो ट्रांजैक्शन ऐसे होते जिसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर पाते तो हम उसको एडजस्ट करते, लेकिन ये पूरा ईयर एबनॉर्मल बन चुका है। इसीलिए इसको यहाँ पर हम गुडविल की जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इसको, इस ईयर को ध्यान में नहीं रखना है, और ये इसका स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, तो 5 साल के प्रॉफिट में से 5 साल के प्रॉफिट हमको दे रखे हैं, उसमें 4 साल के प्रॉफिट ही हम हमारे काम आने वाले हैं गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर का पॉइंट था जो आपको समझना है। यदि कोई ईयर एबनॉर्मल होता है, असामान्य होता है, तो उसको गुडविल की कैलकुलेशन में हम कवर नहीं करते हैं। तो 2009-10 को हमने हटा दिया, अब हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट बचते हैं। इन 4 सालों में कोई स्पेशल कोई एबनॉर्मल नेचर का ट्रांजैक्शन हमको यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन 4 साल के प्रॉफिट को यहाँ पर नोट करेंगे। दिख रहा है आपको, ये 4 साल के प्रॉफिट। ठीक है, तो देखते हैं कितने कितने प्रॉफिट है। सबसे पहले था 20,000 की लॉस, उसको हमने यहाँ पर काउंट नहीं किया क्योंकि वो ईयर ही एबनॉर्मल नेचर का है। उसके बाद 2010-11 में 44,000 का प्रॉफिट है, फिर 51,500, 58,000, 65,000। हमने 4 ईयर्स के प्रॉफिट को यहाँ पर नोट किया। उसके बाद हमको चेक करना है क्या प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीजिंग ट्रेंड को लेकर है, तो हमने ट्रेंड चेक किया और प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये कि अब हमें यहाँ पर सिंपल एवरेज नहीं करना है, हमें इसका वेटेड एवरेज करना है। तो हमने क्या किया, इसको वेट प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया, वेट। ठीक है, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हमने यहाँ पर टोटल निकाला इसका 5,81,000 और उसको डिवाइड किया 10 से। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उस पर आप फोकस करिए। आफ्टर टैक्स 58,100 रुपए का जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया, इसमें टैक्स से माइनस हो चुका है, और जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए सभी क्वेश्चन में हम जो प्रॉफिट यहाँ पे लेते हैं वो आफ्टर टैक्स ही होता है, वो आफ्टर टैक्स से ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ आपको टैक्स को लेकर के। ये जो 58,100 रुपए का प्रॉफिट है ये टैक्स माइनस करने के बाद का है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ 100 रुपए, 500 रुपए की हमारी इनकम है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि 30% का टैक्स आपको माइनस करना है, तो 30% टैक्स, ये टैक्स है, तो कितना होगा वो, 500 का 30% 150 रुपया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा हमारा, 350 रुपया। अब ये जो 500 रुपये का था इसको अगर मैं 100 के फॉर्म में बोलता हूँ तो ये 100 रुपया है, टैक्स आपका 30 रुपया है, और टैक्स के बाद जो आपकी इनकम बची है वो 70 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने यहाँ पर इसको एक नॉर्मल पॉइंट माना, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अभी तक जो टैक्स लग रहा था वो 30% की रेट से लग रहा था, लेकिन फ्यूचर में अब जो टैक्स लगेगा वो 40% की रेट से लगने वाला है। तो अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दी जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट का सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज करने के बाद
आपको उस प्रॉफिट को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना होगा। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टैक्स की रेट में परिवर्तन हो रहा है। अगर टैक्स की रेट में कोई चेंजेस नहीं होता तो फिर हम यहाँ पर ये कैलकुलेशन नहीं करते। ठीक है, तो अभी तक कितना टैक्स हम पे कर रहे थे? 30%। मतलब जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है वो 70 के इक्वल है, वो 70 के बराबर है। 100 रुपये का आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 30 रुपये का आपका टैक्स लगा होगा, 70 रुपये आपका टैक्स लगाने के बाद का प्रॉफिट। तो आपको करना क्या है, उस प्रॉफिट को बिफोर टैक्स बनाना होगा। देखिए यहाँ पर ये हमने इसको बिफोर टैक्स बना रखा है। ये आपका टैक्स का स्पेशल ट्रीटमेंट अभी तक नहीं किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में कर रहे हैं क्योंकि टैक्स की रेट में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना दिया। आप एक बार करके देखें, 58,100 इंटू 100/70। 70 क्यों किया? क्योंकि 30% की रेट से टैक्स लग चुका था। मतलब ये 58,100 रुपये का जो प्रॉफिट है ये 70 रुपये के बराबर है। हम उसको 100 पर लेकर आएंगे। जैसे आप उसको 100 पर लेकर आए, इसका मतलब ये हो चुका है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब हमने इसमें से अभी तक टैक्स माइनस नहीं किया है। अब उसके बाद अब हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। और उस कैलकुलेशन में हम क्या ध्यान रखते हैं, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो अभी तक हो रहा था फ्यूचर में नहीं होगा, या नहीं हो रहा था और फ्यूचर में होगा, या कोई ऐसी इनकम जो अभी तक हो रही थी फ्यूचर में नहीं होगी, उसका हमको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। तो दो एडजस्टमेंट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहला एडजस्टमेंट, कंपनी अपने 4-5 साल के प्रॉफिट में से अभी तक 24,000 रुपये का एक खर्चा माइनस कर रही थी, जिसको बोलते हैं प्रबंधकीय पारिश्रमिक, मैनेजरियल रेम्युनरेशन। लेकिन फ्यूचर में वो एक्सपेंडिचर अब 36,000 रुपये होगा। मतलब खर्चा कितने से बढ़ गया? 12,000 रुपये से। एक्सपेंडिचर दैट विल बी अराइज इन फ्यूचर। ठीक है, ऐसा ऐसा खर्चा जो भविष्य में अब बढ़ गया, कितने से? 12,000 से। तो उसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे। देखिए 83,000 में से हमने यहाँ पर किसको माइनस किया? 12,000 रुपये इंक्रीज इन मैनेजेरियल रेम्युनरेशन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक में होने वाली वृद्धि को माइनस किया। इसी प्रकार कंपनी ने अभी यहां पर एक एग्रीमेंट किया है किसी दूसरी कंपनी के साथ में। ठीक है, और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि कंपनी को 25,000 रुपये का प्रॉफिट होगा अगले 5 साल तक। मतलब कंपनी को एक रेगुलर इनकम होने वाली है फ्यूचर में। कंपनी को एक रेगुलर इनकम होने वाली है फ्यूचर में। एक इनकम जो अभी तक नहीं हो रही थी लेकिन फ्यूचर में होने वाली है अगले 5 साल तक, मतलब ये रेगुलर बनने वाली है। तो उसको हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में ऐड करना होगा। कर दिया? ठीक है, उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारा टोटल कितना आता है? 96,000। अब 83,000 जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसमें हमने यहाँ पर दो स्पेशल आइटम को एडजस्ट किया। अब बात करते हैं क्या टैक्स माइनस हो चुका है क्या नहीं, क्या टैक्स की रेट में परिवर्तन हुआ है? हाँ। तो अब हम यहाँ पर जो फ्यूचर टैक्स रेट है उसको माइनस करेंगे। तो 96,000 का 40% आप करोगे, उससे आपका टैक्स निकलेगा जो आप फ्यूचर में यहाँ पर मेंटेन करने वाले हो। तो आपका जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है वो आएगा 57,600, 57,600 रुपया। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें हमारी जो स्पेशल कैलकुलेशन है, एक तो वो है टैक्स को लेकर के, एक हमारा यहाँ पर स्पेशल पॉइंट है यहाँ पर कि एक ऐसा वर्ष जो पूरा ही एबनॉर्मल है उसको हम गुडविल की कैलकुलेशन में काम में नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। असेट माइनस लाइबिलिटी, असेट आपको दे रखी है। अब इसमें देखिए गुडविल दे रखी है। गुडविल तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए गुडविल को इग्नोर करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन एंड करंट असेट, अगर इनकी मार्केट प्राइस दे रखी है तो उसको मार्केट प्राइस पे लेंगे, नहीं तो बुक वैल्यू पर।
तो देखिए हमने इसको यहाँ पर लिया हुआ है इनकी बुक वैल्यू पर। अब ये 450 कैसे आए तो वो भी आप देख लीजिए इसमें यहाँ पर 110 मतलब लैंड बिल्डिंग कितनी है 1,10,000। आप करके देखिए मेरे साथ। प्लांट और मशीन कितना है 1,00,000 रुपीज। करंट असेट कितनी है 2,40,000। तो 1,10,000 प्लस 1,00,000 प्लस 240 ये आपका टोटल आ रहा है 4,50,000। ये आपका है असेट का टोटल। इसमें आपको गुडविल नहीं लेनी क्योंकि गुडविल तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 4,50,000 रुपए की आपकी आती है असेट। उसमें से आपने करंट लायबिलिटी और प्रोविजन फॉर टैक्स को माइनस कर दिया। ये आपका आता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें हमें क्या माइनस करना है 50% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। और ये करंट ईयर प्रॉफिट आपको दे रखा है 65,000 रुपए 65,000 2013-14 का 31 मार्च 2014 का कर दिया माइनस। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आती है हमारी 286। अब हमें सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 57,600 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको यहाँ पर दी हुई है, अभी हमने कैलकुलेट की उसको 286, लेकिन हमको एनआरआर मालूम नहीं है। तो एनआरआर का एक फॉर्मूला हमने एक इक्वेशन में यहाँ पे देखा था और वो फॉर्मूला क्या था डीपीएस डिविडेंड पर शेयर अपॉन एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। अब हमको डिविडेंड पर शेयर तो मालूम नहीं है, निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा इसमें यहाँ पर देखिए ध्यान से। एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है क्वेश्चन में यहाँ पर कि कंपनी ने 4 साल तक डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब कितना कितना किया तो आप देखिए पॉइंट नंबर 3 2010-11 में 10%, तो 10-11 2010-11 में कंपनी ने 10%। अब ये 10% किस पे अप्लाई करें फेस वैल्यू के ऊपर। और फेस वैल्यू आपको बैलेंस शीट पे दे रखी इक्विटी शेयर की 100 रुपया देखिए। ठीक है, तो 2010-11 में हमने क्या किया 100 का 10%। फिर 2011-12 में फिर से 100 का 10%। कितना आया 10 रुपया। कितना आया 10 रुपया। फिर 2012-13 के बाद 13-14 में 11-12 और उसके बाद में 12-13। ठीक है, तो 2012-2013 में यहाँ पर जो डिविडेंड है वो 15% की रेट से दिया गया। कितना हो गया 15 रुपये। फिर 2013-2014 कितना है 100 इंटू 15%। क्वेश्चन में दिया हुआ देखिए 15 रुपये। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है डीपीएस डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। अब हमारे पास तो 4 डिविडेंड है। अब क्या करें अगर हमारे पास में एक से ज्यादा डिविडेंड के अमाउंट आ जाते हैं तो हम उसका एवरेज कर लेते हैं। क्या किया हमने उसका एवरेज। तो इससे क्या हुआ हमको एवरेज रेट यहां पर मालूम चल जाएगी डिविडेंड की। तो जब आप इसको करोगे तो वो कितना आएगा 10 + 10 + 15 + 15 डिवाइड बाई 4 रेट आती है 12.5। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करते हैं तो देखिए 12.5 अपॉन 125 डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। फॉर्मूला याद कर लीजिए डीपीएस डिविडेंड पर शेयर 12 रुपये 50 पैसे अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर 125 क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटू 100। तो एनआरआर हमारी आती है 10%। करके देखना आप। अब एनआरआर आने के बाद में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर हमने एनआरआर को अप्लाई किया। देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 286 इंटू एनआरआर अपॉन 100
हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आता है 28,600 रुपया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 57,600, नॉर्मल प्रॉफिट 28,600, सुपर प्रॉफिट 29,000, गुडविल उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर मेथड। ठीक है, तो 1,45,000 हमारा इसमें गुडविल का अमाउंट आता है।